हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिस 2026। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं सोल का फर्स्ट ईयर का, और आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी हम लोग बड़ी क्लास में आ गए, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर आ चुके हैं, तो फिर हम इसको और अच्छे से करेंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो इसको पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ एम वाले बच्चे या फिर जिन बच्चों को हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है वो भी इनको पढ़ सकते हैं। रेगुलर वाले बच्चों के लिए भी सेम क्वेश्चन है, सोल वाले बच्चों के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए भी सेम क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पा सभ्यता के समाज का वर्णन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के समाज का के बारे में जो हमें बताना है। देखिए, प्रस्तावना सबसे पहले जो मैं बताती हूँ, आप लोगों को लिखनी होती है हर बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रस्तावना लिखना। देखिए, पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा में प्राप्त कांस्य युगीन नगरीय संस्कृति महान खोज थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता आज के टाइम में कहाँ पर है? पाकिस्तान में जा चुकी है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल के अंदर कांसा जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आया। लोहा इस युग तक नहीं आया था, लोहा युग जो है वो बहुत बाद में आया था। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश सभ्यंता अलेक्जेंडर कनिंगम ने, जो ब्रिटिश के अभियंता थे, यानी कि जो रिसर्चर थे, जो ढूंढते थे चीज़ों को, पुरातात्विद भी बोल सकते हैं हम उनको, जो महान उत्खनक थे। उत्खनक होते हैं जो मतलब चीज़ें खोद के और निकालते हैं पुरानी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। इन्होंने ही जो है वो हड़प्पा सभ्यता जो मोहर थी उसके बारे में जानकारी सबसे पहले प्राप्त की थी। ऐसे कह सकते हैं कि उनको ही मिली थी वो मोहर। मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने इसका महत्व नहीं समझा। बहुत बाद में 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातात्विद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की, तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। प्राय उसी समय इतिहासकार रखाल दास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदारो की खुदाई की। दोनों ने मरण पात्र और अन्य पुरावेश खोज निकाले, जिनसे विकसित सभ्यता का संकेत मिलता है। विकसित सभ्यता जो वर्ड है इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये बहुत ही एडवांस थी। मेरी पहले की वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी ना बच्चा, जिसको हम आज के टाइम में 21st सेंचुरी से कंपेयर कर सकते हैं। उसकी नगर योजना, उसकी नाली की पद्धति, उन्होंने घर से नालियाँ जोड़ रखी थी, जो हम आज करते हैं, हमारे सीवर्स होते हैं, राइट। जो गंदा पानी होता है डायरेक्ट सीवर में जाता है, उस टाइम में भी उन लोगों ने इस टाइप का कुछ काम किया हुआ था कि डायरेक्ट जो गंदा पानी है घर का वो नालियों के अंदर डायरेक्ट पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट बात थी, ठीक है बच्चा। नगर योजना प्रणाली, अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे नगर योजना प्रणाली, जो कि हड़प्पा समाज के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो लिखना बहुत ज़रूरी है। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इस नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में अन्य लोग रहते थे। इन नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि यह जाल यानी कि ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि सिंधु सभ्यता का जो एक योजना थी ना, यानी कि समाज की योजना या फिर कह ले नगर की योजना, तो एक दुर्ग होता था जो वह ऊंचाई पर बनाया जाता था। मान लीजिए एक टीला है तो उसके ऊपर दुर्ग बना है, अब दुर्ग के ऊपर किंग लोग रहते थे, राजा महाराजा, ठीक है। और एक होता है निचला शहर जिसके अंदर आम जो जनता आवाम रहती थी, ठीक है, आम नागरिक रहते थे। इसके अलावा ये जाल यानी कि जैसे पास पास घर होते हैं ना, इस तरीके से बहुत सारे घर बने हुए थे चिपक के। अगर आप फोटोज में देखोगे ना कि मोहनजोदारो की फोटो देखोगे, आप हड़प्पा की फोटोज देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि लंबी सी दीवारें होती थी और घर एकदम चिपके चिपके बने होते थे, इस तरह से एकदम चिपके चिपके, ठीक है। और एकदम ऐसा लगता था कि बुलबुलैया सी है कुछ। और ये समकोण पर काटती थी, जैसे कि मान लीजिए सड़क है ऐसे और जो घर है वो बने हुए हैं इधर 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 इधर, और बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर होता था इनका सड़कों का। समझ रहे बच्चा, बहुत ही एडवांस थी ये। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी विशाल स्नानागार। पढ़ते हैं इसके बारे में। मोहनजोदारो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है।
यानी कि एक बड़ा सा बाथरूम समझ लीजिए, बड़ा सा जलाशय समझ लीजिए, जहाँ पे पानी हम इकट्ठा कर सकते थे नहाने के लिए, और वो कहाँ पर था? दुर्ग में। और दुर्ग में कौन लोग रहते थे? शासक वर्ग रहते थे। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। कितना बड़ा होगा, सोच के पढ़ के ही पता चल रहा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई थी। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है या फिर बना था। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है जिससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोनों में एक छोटा छेद हुआ करता था जिससे पानी बाहर नाले में जाता था। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में हर धार्मिक कर्म में आवश्यक रहा है। यानी कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, धर्म से संबंधित कुछ भी पूजा पाठ होता था, तो इसको राजा शासक वर्ग के लोग जो है वो इस्तेमाल करते थे नहाने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ है। आप ये समझ लीजिए, मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत बड़ा कुंड बना के वो लोग नहाते थे, मूवीज़ में देखा होगा। बट ऐसी चीज़ रियलिटी में मिलना और मूवीज़ में मिलना तो बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर होता है बच्चा। इस चीज़ को ज़रूर लिखना एग्जाम के अंदर, विशाल स्नानागार को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नगर योजना, विशाल स्नानागार और एक होता है कोठार जिसके अंदर अनाज रखते हैं। ये 3 पॉइंट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोठार वाला ही आ गया। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत कोठार। अब देखिए कोठार के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। पर हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा है और 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। स्पष्ट है कि इसका उपयोग फसल दावने के काम में होता था, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। सिंपल है बेटा, आप सिंपल भी लिख सकते हो। अगर आप लोगों को इसकी लंबाई चौड़ाई याद नहीं होती है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लिख सकते हो तो प्लीज़ बस ज़रूर लिखिए, क्योंकि इसके बहुत अच्छे मार्किंग होती है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। टीचर खुश हो जाता है देखिए कि बच्चे को इतनी नॉलेज है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता, आसपास पता है, तो आप लगभग भी लिख सकते हो। ठीक है। इसके अंदर सिंपल बोला हुआ है कि जो कोठार है उसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए, यानी कि जो हमारा अनाज होता था उसके स्टोरेज के लिए किया जाता था। ठीक है। और एक चीज़ और इसके अंदर बताइए नहीं कि हमें पता कैसे चला कि यहाँ पे अनाज रखा जाता था। हमें पता चला कि फर्श के अंदर से हमें गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, जो ये बात स्पष्ट करते हैं कि शायद इतने बड़े कमरे के अंदर, इतनी बड़ी इमारत के अंदर ज़रूर अनाज को जो है स्टोर किया जाता होगा। एक बात और, वहाँ पे 2 कमरे ऐसे मिले हैं जो बैरक के रूप में, यानी कि मजदूरों की रहने की जगह जो होती है उसके रूप में शायद इस्तेमाल में लाए जाते होंगे। ठीक है बच्चा, हम हर चीज़ को शायद बोलते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता। बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट तो कर ही सकते हैं बच्चा। ठीक है, मैं आपको आंसर एकदम पक्का से दोबारा से बता सकती हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं कृषि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। समाज की बात हो रही है, कृषि की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता पुराने ज़माने में। हड़प्पा प्रदेश की उर्वरता का विशेष कारण शायद सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंट की दीवार से प्रकट होता है कि बाढ़ हर साल आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जड़ोल मिट्टी बहाकर लाती थी। जो जड़ोल बच्चा ये मृदा होती है, जलोढ़, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, ये गारे मतलब बहुत सारे ऐसा सामान लेके आती है अपने साथ, बहुत सारी ऐसी मट्टी लेके आती है अपने साथ जो कि फसल उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी। यानी कि कोई नदी आती है अपने साथ मृदा लेके आती है, गारा लेके आती है, ठीक है, और उसको मैदान में लाके छोड़ देती है, तो मिट्टी वहीं जम जाती है, पानी वापस फिर चला जाता है। जैसा नील ने मिस्र का निर्माण और वहीं के लोगों का भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी ने सिंध क्षेत्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया। देखिए, मिस्र और सिंधु को मिस्र और हड़प्पा को सबसे पुराना माना जाता है इतिहास के अंदर। तो इसमें ये कंपेयर कर रहा है कि जिस प्रकार नील नदी ने मिस्र की सहायता करी एक समाज को बसाने में, उसी प्रकार सिंधु नदी ने हड़प्पा की हेल्प करी एक समाज को बसाने के लिए। सिंपल है बेटा। ठीक है, अगर आप ये उदाहरण लिखेंगे ना
तो मार्किंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान के बीज बो देते थे और अगली बार के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की अपनी फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा के कुछ क्षेत्र में हल देखे गए। उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में से हल जोते जाते थे। राजस्थान की बात की जा रही है बेटा, यानी कि राजस्थान के अंदर हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का उपयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का नहीं पता। फसल काटने के लिए शायद पत्थर की हस्तियों का उपयोग किया जाता था। आज के टाइम में हम जो कतार चाकू होता है, राउंड शेप में होता है, वो उससे हम फसल काटते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम में शायद ऐसा कुछ नुकीला नहीं था, क्योंकि लोहे का जो था वो निर्माण नहीं हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे, नुकीला पत्थर जो होता था उससे फसल की कटाई करते थे। बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वह 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। यहाँ पे उगाते आएगा बेटा, ठीक है। बनावली में मिला जौ बढ़िया किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही है। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे। इसका अवशेष वहाँ पाया गया है। यानी कि लोथल के अंदर से चावल के दाने मिले हैं। मैंने भी पढ़ा था ये 12th क्लास में, और देखिए आज आप BA में पढ़ रहे हैं ये चीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, ठीक है बच्चा, कि कहाँ से क्या चीज़ें मिली। बढ़ते हैं आगे। मोहनजोदारो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था और वह पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए कोठारों में जमा किया जाता था। यानी कि जो मोहनजोदारो के अंदर और हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक स्थान था कालीबंगा, वहाँ पर जो अनाज था ना वो बड़े बड़े कोठारों में जो है वो जमा करते थे। हम पढ़ चुके ना कोठार के बारे में। अब देखिए कि क्यों सेव करते थे, कि मान लीजिए ज़्यादा बाढ़ आ जाए, फसल खराब हो जाए, या कोई और आपदा आ जाए, या फिर अनाज की पैदावार सही ना हो पाए, ज़्यादा बारिश की वजह से फसल खराब हो जाए, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो वो पहले से स्टोर करके रखते थे ताकि लोग जो है वो भूखे ना मरे और उन लोगों को टाइम पे सारी चीज़ें मिल सके, ठीक है बच्चा। देखिए बढ़ते आगे। पशुपालन। पुराने ज़माने की बात अब जब भी करेंगे तो कृषि और पशुपालन तो आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि बस्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कबीला ही था, क्योंकि हर चीज़ उस टाइम में, ठीक है बच्चा। देखिए कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वह बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। वे गधे और ऊंट भी रखते थे और शायद उन पर बोझा ढोते थे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए बच्चा, हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था। वे गेंडे से भी परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे और उनके पालतू जानवर भी प्राय इन्हीं के थे जो उनके थे। यानी कि जो पालतू जानवर थे वो इनके भी वही सेम थे और उनके भी वही सेम थे। परंतु गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। यह दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगर वासियों पर लागू नहीं होती थी। ये सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा के लोगों पर लागू होती थी और सुमेर के लोगों पर लागू नहीं होती। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है। यह तो इस संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजारों और उपकरणों का उपयोग करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी भलीभांति परिचित थे। समानतः कांसा तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। देखिए बच्चा, 3 चीज़ मिलाते तब जो शिल्पकार थे वो धातु बनाते थे, पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हड़प्पा में कांसे के औजार बहुत आया से मिलते थे। बेटा इसको ना बहुत आया कर देना, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते थे। कौन से बर्तन? कांसे के। तभी तो उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। देखिए हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों यानी कि कांसा शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था।
वह प्रतिमाओं और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बर्छा। हड़प्पा शहरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी चलते थे। देखिए, मोहनजोदारो से बने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा निकला है और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। बुनकर ऊन और सूती कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल इमारतें बताती हैं कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था राजगिरी में। ठीक है, इससे राहगीरों के वर्ग के अस्तित्व का भी आभास होता है। देखिए बच्चा, नेक्स्ट, हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियां बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी और सोने और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृत भांडों की अपनी खास विशेषता थी। यह मृत भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। बेटा, मृत भांड होते हैं बर्तन वगैरह जितने भी होते थे। ठीक है बच्चा, देखिए हमारा निष्कर्ष आ गया है। आप अपना निष्कर्ष अपने आंसर के अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा आंसर था तो आप इसको बहुत अच्छे से, मिस हो जाए आपसे पेपर में लिखते लिखते, आप काटा पीटी मत करना, जगह ना बचे, नहीं लिख पाए उस पॉइंट को तो आप उसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं। टीचर निष्कर्ष जरूर पढ़ता है। इस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। हमने नगर प्रणाली योजना, दुर्ग और निचला शहर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। विशाल स्नानागार और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, मोहनजोदारो सबसे बड़ी इमारत, कोठार तथा कृषि, पशुपालन, शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करी। ठीक है बच्चा, मैंने पूरा आंसर के अंदर कुछ भी स्किप नहीं किया है, तो मैंने वो चीज़ रिपीट करके निष्कर्ष के रूप में लिख दी कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने आंसर के अंदर लिखवाई है। आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, कुछ स्किप हो जाए तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। काटा पीटी मत करिएगा कि स्पेस बना के लिख देता हूँ, नहीं, आपका शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी के ऊपर। ठीक है, मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। बच्चा, आप लोगों को जो भी डाउट हो ना प्लीज़ मुझसे पूछिए। मैं चाहती हूँ आप लोगों के एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।